हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शुरू करते हैं आज आधुनिक भारत का इतिहास से। इससे पहले क्लास में हम लोग समान अध्ययन का परिचय देख चुके हैं। तो आज आधुनिक भारत का इतिहास एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और इसको एक सीरीज में एक एक वीडियो करके ख़त्म करेंगे इसको। तो आज आधुनिक भारत इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग पूरा सब्जेक्ट के अंदर। तो आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं कि लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास क्यों लिखा हुआ है? भारत का इतिहास के आगे एक आधुनिक शब्द लगा हुआ है। तो ये आधुनिक का मतलब क्यों है? तो ये आधुनिक एक प्रकार का विचारधारा है, आइडिया है, जो 1757-50 के आसपास, लगभग 18वीं सदी के बीच में, लगभग 1750 के आसपास एक नया तरह का विचारधारा उत्पन्न हो रहा था देश दुनिया में। और उसमें बहुत सारा यूरोपियन देश, जैसे में फ्रांस का क्रांति चल रहा था, अमेरिका में अमेरिकी क्रांति चल रहा था। तो नए नए विचारधारा डेवलप हो रहा था उसमें, जैसे में लोकतांत्रिक देश बनाने का या आज़ादी का, लिबर्टी का, भाईचारा का। तो ये सब नया नया विचारधारा उत्पन्न हो रहा था 1750 के ईस्वी के आसपास। तो ये जो 1750 ईस्वी के आसपास नया नया जो विचारधारा उत्पन्न हो रहा था अमेरिका में, यूरोप में, और उसी विचारधारा को रिलेटेड ही आधुनिक भारत, आधुनिक देते हैं, आधुनिकता का नाम देते हैं 1750 के आसपास से। तो ये आधुनिक एक प्रकार का विचारधारा है जो 1750 से शुरू होता है। उसी को हम लोग भारत के साथ जोड़कर देखेंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास में मात्र दो चीज़ देखना है। एक चीज़ है जो ब्रिटिश विजय, और ब्रिटिश विजय करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, और उसके बाद उसका कंट्रोल लेगा ताज का शासन। ताज अपने अंदर शासन करेगा 1858 से 1947 तक। और जो ये दोनों मिल के शासन करेगा भारत पर, वो शासन करेगा, कुछ नीति बनाएगा, सरकार बनाएगा अपना। तो वो अपने हिसाब से नीति बनाएगा, कहे कि ये दूसरे देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं नहीं। तो ब्रिटिश जो है, अंग्रेज है, वो अपने देश के लोग को फायदे के लिए ही नीति भारत में बनाएगा। तो जब वो लोग नीति बनाएगा तो भारतीय लोग हैं, तो भारतीय जो जनता है वो तो देखते रहेगी नहीं, देखते तो रहेगी नहीं, तो वो भी जवाब देगी कुछ। तो वही हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष में पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारतीय जनता का जवाब के रूप में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से आधुनिक भारत में दो चीज़ पढ़ना है। ब्रिटिश विजय एक पार्ट में बांट लीजिए, ब्रिटिश विजय जो भारतीय पर आकर विजय करेंगे, और उसके बाद ब्रिटिश विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका कंट्रोल जो है शासन, ताज के शासन में ट्रांसफ़र हो जाएगा 1857 के क्रांति के बाद। और उसके बाद दूसरा पार्ट जो है आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और वो है भारतीय जनता का जवाब, इंडियन पीपल रिस्पॉन्स को देखेंगे। तो मुख्य रूप से ये दो बराबर भाग में आधुनिक भारत को बांटते हैं। उसके बाद जब ब्रिटिश विजय, जब हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रिटिश विजय है, तो ब्रिटिश किस चीज़ पर विजय किया? तो कुछ न कुछ ब्रिटेन जो है, अंग्रेज है, एक प्राइवेट कंपनी के रूप में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करने आया था। और उसके साथ साथ बहुत सारे यूरोपियन कंपनी भी भारत में व्यापार करने आए थे, जिसमें थे पुर्तगाल, डच, और अंग्रेज खुद शामिल था उसमें, डेनिश था, फ्रेंच था, स्वीडिश था। इस तरह से बहुत सारे यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आए, और अंग्रेज भी व्यापार करने आए शुरू में। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थितियां भारत में डेवलप हुआ लगभग 18वीं सदी के शुरुआत में। उस समय से अंग्रेज अलग तरह का नीति भारतीय राज्य के प्रति, यूरोपियन शक्तियां के प्रति अपनाना शुरू कर देता है, और वो साम्राज्यवाद की ओर ध्यान अपनाता है। तो साम्राज्यवाद का नीति फिर शुरू करता है। शुरू में तो व्यापार करने आया था, लेकिन फिर साम्राज्यवाद का नीति को अपना लेता है, और साम्राज्यवाद का नीति अपनाएगा। उसके बाद यूरोपियन शक्तियां को एक एक करके हराएगा, भारतीय राज्य को हराएगा और भारत पर कब्जा करेगा। तो देखिए किस तरह से ब्रिटिश विजय करता है। तो ब्रिटिश विजय, सबसे पहले यूरोपियन शक्तियाँ कौन कौन थी जो अंग्रेज के पहले भी और अंग्रेज के साथ और अंग्रेज के बाद में भारत आई? उसमें सबसे पहले पुर्तगाल था, जो भारत में 1498 ईस्वी में आया था। और उसके बाद दूसरा नंबर डच था, जो 1595 ईस्वी में भारत आया। उसके बाद तीसरा नंबर पर खुद अंग्रेज था, जो 1600 ईस्वी में कंपनी बना, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1608-9 के आसपास कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति जहांगीर के दरबार में अंग्रेज का प्रतिनिधि के रूप में भारत आता है। उसके बाद में डेनिश आया 1616 ईस्वी में, फ्रेंच आया 1664-67 ईस्वी में, 64 में कंपनी वाला फ्रेंच का। उसके बाद 1664 में फ्रेंच भारत में आए।
उसके बाद स्वीडिश आया, जो सबसे लास्ट में आने वाला कोई अगर यूरोपीय शक्ति है तो वो स्वीडिश है। तो इस तरह से एक बहुत सारे यूरोपियन शक्तियां भारत में आई, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ जिसकी वजह से केवल और केवल अंग्रेज ही सफल हो पाए। बाकी एक कंपनियां, सब कंपनियां को एक एक करके अंग्रेज हरा देगा। उसको देखेंगे आगे के क्लास में एक एक वीडियो करके। उसके बाद में उसमें देखेंगे कि जब ये सब कंपनियां को हराएगा, जैसे में अंग्रेज है, तो अंग्रेज किस तरह से हराएगा। अंग्रेज उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चल रहा है, तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही 1600 से लगभग 1857 तक भारत में रहेगा। शुरू में 1600 से 1757 तक व्यापार करेगा, 1757 के बाद शासन भी संभालने की कोशिश करेगा 1857 तक। तो अंग्रेज किस तरह से ये सब कंपनी को एक एक करके हराएगा। जैसे में पुर्तगाल है तो उसको एक कर अलग हराएगा, स्वाली का युद्ध लड़ेगा 1612 में। डच को बेदारा का युद्ध में हराएगा 1759 ईस्वी में। फ्रेंच को भी हराएगा बांडीवास का युद्ध 1760 में। तो इस तरह से सारे कंपनियां को एक एक करके जो यूरोपियन शक्तियां था सबको भारत से पहले बाहर करेगा। और उसमें भारत में जो राजनीतिक स्थिति था, राजकीय स्थिति थी, भारत का भी बहुत खराब स्थिति चल रहा था, क्योंकि 1707 में मुगल का जो आखिरी सबसे शक्तिशाली रूलर बोल सकते हैं, शासक बोल सकते हैं, औरंगजेब का मृत्यु हो चुका था। जब 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो चुका था, उसमें भारतीय राज जो उत्तर मुगल काल के जो राजा आ रहे थे उतना शक्तिशाली थे नहीं, और प्लस में उत्तराधिकारी का युद्ध के कारण वो खुद अपने में ही परेशान थे। तो उसके बाद से बहुत सारा राज्य जो है भारत में अलग अलग कोई निकलने लगा। जैसे मुगल शासन से ही निकल गया, बंगाल अलग हो गया, अवध हो गया अलग, हैदराबाद अलग हो गया। बहुत सारे स्वतंत्र राज्य भी उसमें उत्पन्न हो रहे थे 18वीं सदी में लगभग। तो 18वीं सदी में राजपूत राज्य भी अलग हो गए, मैसूर अलग हो रहे थे, केरल अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापना कर रहा था, बहुत सारे नए राज्य भी उभर कर आ रहे थे। मराठा, सिख, मराठा को तो बोला जाता है कि उत्तर मुगल काल में मुगल के बाद मराठा ही भारत पर राज करने वाला था। जैसे मराठा इतना बड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका था, भारत में कर रहा था धीरे धीरे, कि लग रहा था कि जब मुगल वंश जब गिरेगा, खत्म होगा, उसके बाद मराठा ही पूरे भारत पर राज करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे भारतीय राज्य, छोटे छोटे राज्य में मुगल साम्राज्य बिखर गया। और जब मुगल साम्राज्य बिखरेगा तो आप समझ रहे हैं कि अंग्रेज एक साइड बहुत सारे यूरोपियन शक्तियों को साइड कर रहा है, पुर्तगाल को साइड कर रहा है, डच को साइड कर दिया, फ्रेंच को साइड कर दिया, सबको साइड कर दिया युद्ध करके। तो ये जो स्वतंत्र राज्य थे, उत्तराधिकारी राज्य थे, और बहुत सारे नए राज्य थे, तो इन लोग को भी बहुत सारे युद्ध और कूटनीति के थ्रू साइड करने की कोशिश करेगा। काहे कि अब उसका जो चाल है यहाँ, वो समझ चुका है कि भारतीय राज्य को जो राजकीय स्थिति है उसको वो अच्छी तरीके से समझता था अंग्रेज। और उसको समझने के बाद ये सब भारतीय राज्य को भी एक एक करके हराएगा। अब उसमें बंगाल को हराएगा पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध में। अवध के साथ सहायक संधि कर लेगा, उसको भी बक्सर के युद्ध में हराएगा। हैदराबाद के पास सहायक संधि कर लेगा, कूटनीति अपनाएगा। मैंने वो अंग्रेज हमेशा, अंग्रेज का जो मेथड था अपना किसी से लड़ने का, वो दो तरीका अपनाता था। पहले युद्ध करता था, फिर संधि करेगा, फिर युद्ध करेगा। एक बार में अंग्रेज को पता था, एक बार में हम डायरेक्ट किसी राज्य को हम अपने अंदर नहीं कर सकते हैं, माने कब्जा नहीं कर सकते हैं। एक बार में, एक बार युद्ध लड़ेगा, फिर संधि कर लेगा, बोलेगा भाई साहब गलती हो गया, और अब फिर से शांत हो जाएगा। उसके बाद अपना सेना को मजबूत करेगा, और जब देखेगा कि नवाब जो भारतीय राज्य हैं वो शांत पड़ गया, उसके बाद दोबारा फिर हमला कर देगा, और उसके बाद इस तरह से भारतीय राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाएगा। तो ये मेथड था इसका, अंग्रेज का। तो इसमें बहुत सारा युद्ध और कूटनीति के थ्रू भी राज्य को अपनाएगा। जैसे में युद्ध है तो युद्ध प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, एंग्लो मैसूर युद्ध है, 4 गो एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ेगा। उसके बाद में सिख है तो सिख के साथ भी 2 गो युद्ध लड़ेगा, मराठा के साथ भी 3 गो युद्ध लड़ेगा। तो ये सब युद्ध लड़ेगा। उसके बाद बहुत सारा जो युद्ध में बहुत सारा जान माल का भी हानि होता है, जान माल का हानि होता है, जिसके कारण से बहुत सारा प्रेशर भी ये लोग पर, कंपनी के ऊपर आता था कि आप कोई ऐसा तरीका अपनाइए जिससे भारतीय राज्य को युद्ध के अलावा किसी दूसरे तरीका से भी कमजोर करके अपने साम्राज्य में मिलाया जा सकता है। तो उसमें एक तरीका अपनाने की कोशिश किया, कूटनीति का तरीका। अब कूटनीति का तरीका में था कि घेरे की नीति अपनाना शुरू किया। घेरे की नीति एक ऐसा नीति था कि उसको अगर कोई राज्य साइन कर लेता है, उसका सेना को कमजोर करने, सेना में इंटरफेरेंस करना शुरू कर देगा। उसके बाद सहायक संधि भी इसी तरह का एक संधि था कि आपको समझिए कि आपका सेना से ही हाथ धोना पड़ जाता था राज्य को, अगर कोई सहायक संधि को साइन कर लेता था तो। इसी तरह से हड़प नीति था। तो ये सब बहुत सारा कूटनीति एक एक करके आएगा। इसको पढ़ेंगे अलग से हम लोग जब कूटनीति पढ़ेंगे। तो उसके बाद
जब अंग्रेज पूरी तरीके से भारतीय राज्य पर, जो भारत का ये नक्शा है पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जब पूरे तरीके से भारतीय राज्य पर साम्राज्य में यूरोपियन को बाहर कर चुका है, बहुत सारा भारतीय राज्य थे, उत्तराधिकारी राज्य उसको राज्य को बोलते हैं जो डायरेक्ट मुगल से निकल के बाहर आ रहा था, स्वतंत्र राज्य था जो मुगल के अधीन कभी था ही नहीं, वो अलग ही स्वतंत्र राज्य था। उसके बाद नवीन राज्य था कि मुगल के बाद नए नए राज्य उत्पन्न हो रहे थे, जैसे मराठा मुगल के पैरेलल में भी हो रहा था और मुगल के बाद भी, तो मराठा और सिख, तो ये सब नए नए राज्य थे उत्पन्न हो रहे थे। तो ये सब राज्य को एक एक करके अंग्रेज हराएगा, वो सबको भारतीय साम्राज्य में मिलाएगा और अपना साम्राज्य बनाएगा। तो जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था और जब पूरा तरीके से कब्जा कर लेगा, भारतीय राज और यूरोपियन शक्तियां को हटा लेगा, उसके बाद उस पर शासन करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपनी का शासन। कंपनी का शासन 1757 से 1857 ईस्वी तक चलता है। और जब 1757 से 1857 ईस्वी तक शासन करेगा तो कुछ न कुछ व्यक्ति को भी नियुक्ति करेगा। जैसे में शासन कैसे चलता है, कोई सरकार चलाएगा तो व्यक्ति होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति होना चाहिए, तो ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो इसी तरह से कंपनी अपना व्यक्ति अपॉइंट करेगा भारत में, तो जो जो राज्य जीतेगा वहाँ पे तो सबसे पहले गवर्नर अपॉइंट करेगा, बंगाल का गवर्नर बनाएगा, बंगाल में जीतेगा तो फिर धीरे धीरे वही गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया जाएगा। तो इस तरह से गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद बनाएगा। और ये सब जो क्या करेंगे, ये सब जो लोग हैं और ये सब नीतियाँ बनाएंगे। फिर जब सरकार बन जाएगा अंग्रेज का भारत में तो ये सब नीति बनाएगा। कोई भी सरकार है, जब भारत में ही देख लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए कि अभी मान लीजिए कि बीजेपी का सरकार है, तो वो सरकार बना लिया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन चुका है, तो बहुत सारा राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति पर कानून बनाया जा रहा है संसद में। तो उसी तरह से उस समय भी बहुत सारा नीतियाँ बनाया जा रहा था। तो जब गवर्नर जनरल जब नीति बना रहा था, उसी को हम लोग 3 बराबर भाग में बांटेंगे। एक को राजनीतिक रूप से जो डिवाइड करेंगे उसको राजनीतिक नीति बोलेंगे, और एक आर्थिक नीति है, एक सामाजिक सांस्कृतिक नीति है। माने कि राजनीतिक नीति में देखेंगे जैसे में बहुत सारा संवैधानिक सुधार किया। संवैधानिक सुधार हम लोग के लिए नहीं किया था, संवैधानिक सुधार जब ब्रिटिश संसद में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारा आधुनिक राज्य का तत्व था जो हम लोग को मिल गया इनडायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट रूप से इन लोग का देने का कोई मकसद नहीं था हम लोग को आधुनिक राज्य का तत्व, तो इनडायरेक्ट रूप से इस संवैधानिक जो विकास हुआ राजनीतिक नीति में, उसी से हम लोग अपना आधुनिक राज्य का तत्व को निकाल लेते हैं। और उसके बाद जब संवैधानिक सुधार हो जाएगा तो बहुत सारा संगठन होगा जिसके थ्रू कंपनी भारत में शासन करेगा। संगठन जैसे में देखेंगे यहाँ राजनीतिक नीति में देखेंगे कि किस तरह से सेना एक संगठन के रूप में काम करेगा अंग्रेज के लिए, एक पुलिस किस तरह से संगठन के रूप में काम करेगा, एक न्यायिक संगठन भी होगा, एक सिविल सेवा भी होगा जो आज आईएएस ऑफिसर सब होते हैं, तो उसमें भी एक आईसीएस टाइप का ऑफिसर होता था जो कंपनी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करता था, कर वसूल करने का या न्याय देने का काम, तो वो सब काम भी बहुत महत्वपूर्ण था। तो राजनीतिक नीति में देखेंगे। उसके बाद जब आर्थिक नीति देखेंगे तो मुख्य रूप से आर्थिक नीति में 2 चीज़ देखेंगे, एक खेती के बारे में, कृषि के बारे में, और उद्योग के बारे में, जो मुख्य रूप से कुटीर उद्योग के बारे में। जब अंग्रेज आया था उसमें मेरा कुटीर उद्योग का क्या हाल था, अंग्रेज की नीति की वजह से मेरे कुटीर उद्योग का क्या हाल हो गया, एग्रीकल्चर कृषि का क्या हाल था उस समय जब अंग्रेज आया था उससे पहले, और जब अंग्रेज आया उसके बाद कृषि पर किस तरह से मनमाना कर वसूला गया और किस तरह से जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था लागू कर करके कृषि को बर्बाद किया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, तो वो सब आर्थिक नीति में देखेंगे। और सामाजिक सांस्कृतिक नीति में मैंने मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक नीति जैसे में बहुत सारा हमारे समाज में प्रथा था, चला आ रहा था, जैसे सती प्रथा था, विधवा विवाह नहीं का प्रथा था, बाल विवाह का प्रथा था, तो ये सब में किस तरह से अंग्रेज इंटरफेयर करेगा, और ये सब पूरा हम लोग पढ़ाई करेंगे, नीति पढ़ाई कर लेंगे। ये जो ताज का शासन है, जैसे में कंपनी तो शासन करेगा 1757 से 1857 तक, और 1857 में आपको पता है क्रांति हो जाता है बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद कंपनी का शासन डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है ताज के शासन में, और ताज जो है ब्रिटेन से डायरेक्ट शासन करने लगता है भारत पर। वायसराय उसका एक प्रतिनिधि रहता है भारत में, उसके थ्रू भारत में शासन करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारा वायसराय भी आएंगे, तो वो वायसराय भी इसी नीति को फॉलो कर, इसमें कुछ नीति को आगे बढ़ाएगा, राजनीतिक नीति में, आर्थिक नीति में, सामाजिक नीति में। तो ये जो गवर्नर जनरल और वायसराय का जो मुख्य रूप से नीतियां हैं, वो राजनीतिक नीति पूरा संवैधानिक सुधार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 का भारत शासन अधिनियम तक पूरा संवैधानिक नीति पढ़ लेंगे। उसके बाद में
जो सिविल सेवा है, तो सिविल सेवा में 1857 से पहले क्या स्थिति था, 1857 के बाद क्या स्थिति है उसको देख लेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था सेना में क्या था 1857 से पहले, 1857 के बाद क्या है। पुलिस में क्या था 1857 से पहले, 1857 के बाद तक, 1947 तक, वो सब नीति देख लेंगे। न्यायिक विकास किस तरह हुआ पूरा अंग्रेज के दौरान, वायसराय के दौरान, तो ये आर्थिक नीति भी उसी तरह से देखेंगे कि कृषि जो है पूरा अंग्रेज का जो 200 साल का पीरियड है, समय है, लगभग 1757 से लेकर 1947 तक, तो ये 200 साल में कृषि में क्या परिवर्तन हुआ, उद्योग में क्या परिवर्तन हुआ, तो ये सब आर्थिक नीति में देखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक नीति को भी 200 साल को ही बराबर भाग में पढ़ लेंगे हम लोग एक साथ यहाँ पे। तो हम लोग को जब राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति कंप्लीट हो जाएगा 200 साल का, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले लड़ाई किए ये लोग, अंग्रेज है भाई साहब, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले यूरोपियन शक्तियाँ से लड़ाई करके इसको बाहर कर दिया। भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य को भी लड़ाई करके कुछ के कूटनीति के थ्रू किसी भी तरह करके अपने साम्राज्य में मिला लिया और अंग्रेज का आधिपत्य जमा लिया भारत में। और जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब ये सब काम कर लिया, उसके बाद में बहुत सारा गवर्नर जनरल, वायसराय ला के बहुत सारा नीतियां बना लिया, राजनीतिक नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति, अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। अंग्रेज भारतीयों को उद्देश्य को पूर्ति यहाँ नहीं कर रहे थे, अपने उद्देश्य को पूर्ति कर रहे थे। तो जिस तरह से अपने उद्देश्य को पूर्ति कर रहे थे ये लोग, शासन कर रहे थे भारत में, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब मेरे ऊपर कोई शासन करेगा और नीति बनाएगा तो भारतीय जनता भी बैठकर चुपचाप देखते नहीं रहेगा। ये तमाशा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं देखेगा, वो लोग को भी मन में कुछ न कुछ सवाल उठेगा और वो लोग भी विद्रोह करना शुरू कर देंगे। कहा कि कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा। कृषि पर मान लिया कर लगाया जा रहा है, आर्थिक नीति में जब आप देखिएगा कि किसान को किस तरह से परेशान किया जाएगा। अगर आप फिल्म देखते होंगे तो लगान मूवी में देखते होंगे कि किस तरह से बोलता है तुमको दुगना लगान देना पड़ेगा। कैप्टन रसल बोलता है आके आमिर खान को कि दुगना लगान देना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। बारिश हो, खेत में क्या हुआ ना हुआ, फसल बर्बाद हो गया, उससे हमको मतलब नहीं है, दुगना लगान देना है तो देना है। तो इस तरह का जो दमनकारी नीतियां थी अंग्रेज का, इसका शोषण हो रहा था। किसान था, जनजातीय, बहुत सारे जनजातीय भी इसके शोषित थे, क्योंकि ये लोग इतना माने अव्वल माने नीचे दर्जे पर गिर चुका था आदमी कि ये लोग बताइए कि जंगल तक कोई नहीं छोड़ रहा था, जंगल को भी काट कर जंगल पर भी टैक्स लगा दे रहा था। तो जनजाति भी इसको से खुश नहीं थे अंग्रेज से, तो वो लोग भी माने आंदोलन करेंगे। तो शुरू में जो भारतीय जनता को जो जवाब होगा उसको भी दो बराबर भाग में बांट के पढ़ेंगे। इस तरह ब्रिटिश विजय को हम लोग देख चुके। उसके बाद 1857 एक बहुत बड़ा क्रांति होगा, ताज का शासन हो जाएगा, वो कॉमन सी बात है। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता जवाब देगा तो उसको दो बराबर भाग में बांट के पढ़ेंगे। उसमें एक तरीका है परंपरागत तरीके से जवाब देगा और आधुनिक तरीके से जवाब देगा। अब इसमें परंपरागत तरीके से क्या है? परंपरागत तरीके से मतलब हुआ कि इसमें हम लोग पहले ज़माने में हम लोग इतना आधुनिक थे नहीं कि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन करेंगे, कोई मेरा नेता होगा, बहुत संगठित तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, अंग्रेज को हराएंगे। हम लोग एक विद्रोही टाइप के आंदोलन कर देते थे, भाला से, तीर से, कमान से। तो इस तरह से जो पुराने तरीके से जो आंदोलन करते थे हम लोग, जो पुराने ज़माने से जो आंदोलन करते आ रहे थे, अभी भी गांव में जाइएगा कहीं कहीं लोग लाठी रखते हैं, घर में भाला रखते हैं, तो उसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए निकल जाते हैं। तो वो परंपरागत तरीका है, हमारा पुराना तरीका है। तो उस तरह से बहुत सारा जवाब दिया गया भारतीय जनता के पास। कहा कि जो बेचारा किसान है, जिसको खेती में कर देते देते वो परेशान है, उसके पास आधुनिक हथियार कहाँ से रहेगा, बंदूक कहाँ से रहेगा उसके पास। जनजातीय है जो जंगल में रहता है, उसको जंगल पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसके पास भी आधुनिक हथियार नहीं रहेगा। तो आधुनिक हथियार नहीं रहेगा तो उसके पास जो भी रहेगा, तीर रहेगा, कमान रहेगा, भाला रहेगा, हाथ लाठी रहेगा, उसी से वो हमला कर देगा। और कोई वहाँ माने संगठित तरीके से हमला नहीं होगा, भीड़ हो, विद्रोही टाइप का हमला हो जाएगा। इसीलिए इसको परंपरागत भारतीय जनता का जवाब बोलते हैं। परंपरागत तरीके से हम लोग ब्रिटिश को जवाब दे रहे हैं। और यही कारण है कि जो हम लोग पुराने तरीके से जो भारतीय अंग्रेज को जवाब दे रहे हैं ना, वो अंग्रेज हम लोग को दबा देगा। क्योंकि बताइए अंग्रेज इतना डेवलप हो चुका है इस समय तक कि इसके पास आधुनिक राइफल है, आधुनिक हथियार है, बम है, गोला है, बारूद है। और हम लोग किससे लड़ने जा रहे हैं? लाठी से लड़ने जा रहे हैं, भाला से लड़ने जा रहे हैं, तीर कमान से लड़ने जा रहे हैं। तो एक कभी भी हम लोग अंग्रेज के सामने यहाँ टिक नहीं पाएंगे। फिर भी लेकिन इसी में हम लोग एक 1857 के क्रांति में देखते हैं कि फिर भी परंपरागत तरीके से ही सही, लेकिन हम लोग इसको
अच्छा खासा इसको अंग्रेज को परेशान कर चुके थे 1857 की क्रांति में, कि इसका बताइए कि यहाँ का पूरा पूरा राजनीतिक सिस्टम ही बदल गया, कि 1857 में डायरेक्ट कंपनी का शासन, डायरेक्ट ताज का शासन। ब्रिटेन बोला कि भाई तुमसे संभलने वाला अब नहीं है भारत, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे राज करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम क्या है, व्यापार करना। शुरू में तो तुम व्यापार करने आए ही थे 1600 ईस्वी में, और 1757 तक तुम व्यापार ही किया। 1757 से 1857 तक शासन भी कर लिया, व्यापार भी कर लिया, लेकिन अब 1857 के बाद तुम व्यापार करना, केवल शासन करना किसका काम है, ताज का काम है। जो ब्रिटेन संसद, ब्रिटेन में बैठा हुआ जो रानी है, महारानी होगी, राजा होगा, वो शासन करेगा वायसराय के थ्रू, भारत में वायसराय नियुक्त करेगा, उसके थ्रू शासन करेगा। तो ये परंपरागत जो हम लोग का जो भारतीय जनता का जवाब था, उसके बारे में एक तरह से पढ़ेंगे, एक मैप पर पढ़ेंगे भारत में कि नागरिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए, किसान आंदोलन किस राज्य में हुआ, जैसे बंगाल में हुआ, मद्रास में हुआ, बॉम्बे में हुआ, पंजाब में हुआ। तो बहुत सारा जनजातीय आंदोलन भी हुआ, उसको भी पढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जनजातीय आंदोलन का नेता कौन था, ये जनजातीय आंदोलन किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, तो इसको एक तरह से पढ़ेंगे हम लोग। और 1857 का क्रांति तो पूरा एक चैप्टर ही है, ये भी परंपरागत तरह का ही से ही जवाब में आता है, क्योंकि यहाँ आधुनिक हथियार यूज हुआ था भारतीय लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी कुछ जो इसका प्रकृति था उसके कारण इसको परंपरागत में रख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ भी संगठित रूप से हम लोग हमला नहीं कर रहे थे, अंग्रेज के ऊपर आक्रमण हम लोग संगठित रूप से नहीं कर रहे थे। अगर 1857 की क्रांति संगठित रूप से होता तो हो सकता है कि उसमें भी हम लोग को देश की आज़ादी मिल गया होता, क्योंकि कोई संगठन नहीं था, सब लोग अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई को केवल झांसी चाहिए था, वीर कुंवर सिंह थे तो वो भी अपने फायदा, जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो ये सब लोग अपना फायदा के लिए लड़ रहे थे, तो इसको भी आधुनिक विचार वाले बात को में हम लोग नहीं शामिल कर सकते हैं, इसको भी परंपरागत तरीके में ही शामिल करेंगे। जब परंपरागत भारतीय जनता का जवाब खत्म हो जाएगा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इस तरीका से तो हम लोग अंग्रेज को कभी भारत से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो जब इस तरीका से भारत से अंग्रेज को बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो हम लोग को कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो क्या है, आधुनिक तरीका। और आधुनिक तरीका ढूंढने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कमी था परंपरागत आंदोलन में। आप देखिए 1857 की क्रांति में बहुत सारे शिक्षित लोग 1857 की क्रांति में भाग लेने से दूर हो गए थे, बहुत सारे जमींदार भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो क्या कारण रह गया कि शिक्षित लोग भी इसमें भाग नहीं ले रहे थे भाई? तो जो कुरीति थी, बुराइयां था हमारे समाज में, जो धर्म में बुराई था, तो उसके कारण शिक्षित लोग समझ रहे थे 1857 की क्रांति में कि ये लोग विद्रोह भी कर रहा है, जैसे में लक्ष्मीबाई है, चाहे वीर कुंवर सिंह है, चाहे जो भी लीडर है, नाना साहब हैं, तो ये सब जो विद्रोह कर रहे हैं, तो ये लोग फिर किस तरह का समाज भारत में बनाना चाह रहे हैं? फिर तो ये लोग उसी समाज का बात करेंगे कि सती प्रथा होना चाहिए, बाल विवाह होना चाहिए, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, तो ये सब ही बात करेंगे। तो एक आधुनिक समाज का विकास नहीं हो रहा था, इसी के कारण शिक्षित लोग इसमें सपोर्ट नहीं किया परंपरागत आंदोलन में। तो परंपरागत तरीके से जो आंदोलन हुआ शिक्षित लोग नहीं सपोर्ट किए, इसी के कारण हम लोग देखिए कि यहाँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लाने की कोशिश करेंगे। राजा राम मोहन राय जो व्यक्ति हैं, जो सबसे पहले व्यक्ति समझिए कि सामाजिक सुधार के रूप में कदम उठाए थे, तो आधुनिक भारत का निर्माता भी बोला जाता है राजा राम मोहन राय को। तो वो समझ गए कि इस तरह का जो आंदोलन है सफल नहीं हो पाएगा, उसमें सामाजिक धार्मिक सुधार करना पड़ेगा। बहुत सारे समाज के लोगों को अगर इकट्ठा करना है अंग्रेज के खिलाफ, शिक्षित लोग को भी हम लोग को आंदोलन में खड़ा करना है, जमींदार को भी आंदोलन में खड़ा करना है, बहुत अच्छे अच्छे लोग को भी अगर आंदोलन में खड़ा करना है, समाज का बहुत बड़ा व्यक्ति को खड़ा करना है आंदोलन में, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ बुराई है, जैसे में मान लीजिए कि हिंदू धर्म में ही ले लीजिए, हिंदू धर्म में मान लीजिए ब्राह्मण है, राजपूत है, तो ये लोग उच्च माने अपने आप को उत्कृष्ट क्लास का मानते हैं, और जो उसी में नीचे क्लास का कोई माने नीचा जाति का लोग है, तो दलित है, तो वो अपने आप को निम्न समझता है। और आप दलित को सपोर्ट चाहिए आपको, कहे कि अंग्रेज को भगाना है तो केवल ब्राह्मण और राजपूत भगा नहीं पाएगा भारत से, उसको समाज का हर व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए। और समाज के हर व्यक्ति का सपोर्ट के लिए हर लोग कब सपोर्ट करेगा? जब अपने आप को बराबर महसूस करेगा। आपको क्यों सपोर्ट करने जाएगा ब्राह्मण और राजपूत को कि आप अंग्रेज को भगा दीजिए और फिर से मेरे ऊपर शासन करिएगा, और हम लोग दलित हैं, हम लोग पर शोषण करिएगा, इस चलते तो करेगा नहीं दलित आपको सपोर्ट। तो आपको सामाजिक धार्मिक सुधार करना पड़ेगा, माने कि दलित को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो, अंग्रेज के खिलाफ हम लोग भारतीय हैं, हम लोग सब हिंदू हैं, हम लोग अंग्रेज बहुत विदेशी व्यक्ति है, उसको भगाना है,
और हम लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, हम लोग बराबरी का दर्जा देंगे। ऐसा नहीं है कि आप दलित हैं तो आप को नीचा माना जाएगा और हम लोग ब्राह्मण हैं तो ऊंचा माना जाएगा। तो समाज के बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन किया गया। आप खुद समझिए कि जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होगा तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस परंपरागत आंदोलन से दूर रह रहे होंगे, वो इसमें सपोर्ट कर देंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा बात बोल रहा है राजा राम मोहन राय कि चलो जाति प्रथा नहीं होना चाहिए, विधवा विवाह शुरू होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आएंगे। उसके बाद सती प्रथा को रोक देना चाहिए कि इस तरह का मैंने किसी भी मानवता के आधार पर देखा जाए तो सती प्रथा बहुत ही निकृष्ट काम था कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी को लकड़ी में बांध के किसी के चिता पर फेंक देना, उसको जलाना। तो ये सब चीज में बहुत सारे महिला भी सपोर्ट करेगी आंदोलन में यहाँ पे। और आर्थिक आलोचक इसमें उत्पन्न हो रहा था। जैसे में देखिए 1860 के आसपास में देखिएगा दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त वगैरह, जी सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोग उत्पन्न हो रहे थे। तो ये लोग थे जो ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए थे, आलोचना करना शुरू कर दिए थे। जो ब्रिटिश का जो आर्थिक नीति था ना, इसको आलोचना करना शुरू कर दिए थे। तो इससे जो ये लोग इन्हीं से पढ़े थे और इन्हीं लोग का आलोचना करना शुरू किए, जिससे भारतीय लोग जो जनता था उसको समझ में आना शुरू हो गया कि कुछ न कुछ तो दिक्कत है भाई। जो अंग्रेज का जो आर्थिक नीति है उसमें परेशानी है। अब मान लीजिए कि अब बहुत सारा इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स तो आम लोग समझता नहीं है, लेकिन उसको अगर समझा दिया जाए बढ़िया से कि देखो ये जो नीति है इससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये अंग्रेज का फायदा हो रहा है, और अंग्रेज के साथ अंग्रेज में जो इंग्लैंड में जो जनता है उसका फायदा हो रहा है, हम लोग को कुछ हो ही नहीं रहा है, धन यहाँ से पूरा निकाल के ले जाया जा रहा है अंग्रेज के द्वारा। तो धन निष्कासन का सिद्धांत ये सब वगैरह देते हैं दादा भाई नौरोजी। तो ये सब आम जनता को ज़्यादा समझ में आता है। और तो आर्थिक आलोचना, मान लीजिए अब जो इकोनॉमिक्स का टेक्निकल टर्म है जीडीपी, जीएनपी, ये सब थोड़े आम व्यक्ति को समझ में आएगा। तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ रहा था और इसको आलोचना कर रहा था और उसी चीज़ को भारतीय जनता के बीच में प्रसार कर रहा था, इसलिए भारतीय जनता भी जागरूक हो गया। तो इस तरह से आर्थिक आलोचक भी सपोर्ट किए आधुनिक विचारधारा उत्पन्न करने में, आधुनिक तरीके से अंग्रेज को भारत से भगाने में। और उसके बाद देखिए तीसरा नंबर पर राजनीतिक सुधार भी करने की जरूरत है। मान लिया जाए कि सामाजिक धार्मिक सुधार भी कर लिए, आर्थिक रूप से आलोचना भी कर दिए अंग्रेज की नीति को, लेकिन जब तक आपके पास कोई संगठन नहीं होगा, जब तक आप किसी को भगाने में सफल नहीं हो पाइएगा। कोई भी चीज को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए एक संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब संगठन किस तरह का होना चाहिए? एक राजनीतिक संगठन होना जरूरी है कि इसमें एक लीडर होगा, कोई प्रेसिडेंट अध्यक्ष होगा, उसका कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा कहीं पे। तो इस तरह का राजनीतिक संगठन का बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इसमें भी देखेंगे कि संगठन भी दो तरह से बना। जैसे में 1885 में तो सब लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, लेकिन 1885 से पहले भी बहुत सारा संगठन बन चुका था। छोटे छोटे संगठन थे, जैसे बॉम्बे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा था। ये सब बहुत सारा जो एसोसिएशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, राजनीतिक संगठन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले बना, उसको एक अध्ययन करेंगे हम लोग। और उसके बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हो जाता है और उसके बाद से जो समय का शुरुआत होता है उसी को एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखेंगे। और उसके बाद तो एक रूप से समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस साइड में अंग्रेज, ये दोनों के बीच में आर पार कहीं लड़ाई होता है। उसके बाद कुछ समय तक चलिएगा तो देखिएगा कि उदारवादी लोग हैं कुछ, तो उदारवादी लोग तो इन्हीं लोग से पढ़े लिखे लोग हैं। तो उदारवादी लोग हैं जो नियम कानून को मानने वाले लोग हैं। कहा कि उदारवादी लोग हैं वो नियम कानून से अपना देश को आज़ादी चाहते हैं कि नहीं, हम लोग सज्जन के रूप में रहें, हम लोग को कुछ अधिकार मिल जाए। तो वो सपोर्ट करेंगे शुरू में, लेकिन फिर उनको भी समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसका नीति गलत है, ये लोग कानून ही गलत बना के रखा है, अब वो कानून को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब इसको भी दो बराबर भाग में बांटेंगे, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है, उसके बाद में उसको दो चरण में देखते हैं। कहा कि एक व्यक्ति थे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो गांधी जी। अब वो गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, उसके बाद से पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाता है, इंडिया का परिस्थिति ही चेंज हो जाता है। उससे पहले देखिए बोला जा रहा था जब गांधी जी भारत में नहीं थे, गांधी जी नहीं थे भारत में, गांधी जी से पहले थे उदारवादी, उग्र राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी प्रथम हो चुका था। अब उदारवादी लोग थे वो अंग्रेज के नियम कानून के तो मानते थे, कहा कि इन्हीं लोग से पढ़े लिखे लोग थे ये सब, तो इनका कानून को फॉलो करते थे। लेकिन ये लोग का काम था प्रार्थना करना, बोलना अंग्रेज से, भाई साहब कुछ हम लोग को अधिकार दे दीजिए, आप इस तरह से कर रहे हैं तो शोषण ज़्यादा हो रहा है, किसान को तो
तो थोड़ा सा कुछ उसको सहायता दे दीजिए। तो एक काम उदारवादी का था। लेकिन उग्र राष्ट्रवाद का था, वो बोलता था कि नहीं भाई तुम कुछ भी करो, तुम्हारा हम बात ही नहीं मानेंगे, तुम तो गलत, मैंने तुम्हारा हम कानून उनको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब क्रांतिकारी थे, वो तो आप जान ही रहे हैं, क्रांतिकारी में जैसे में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब, राजगुरु सुखदेव जैसे, तो ये सब तो गोला बारूद से बात करने वाले लोग थे। अंग्रेज के बाद कहाँ मानते हैं लोग, अंग्रेज किससे सीधे आर पार की लड़ाई करने वाले लोग थे। जब गांधी जी भारत में आते हैं तो गांधी जी सबसे पहले भारत का भ्रमण करते हैं, उसके बाद भारत का किसान और के स्थिति को देखते हैं, भारत के उद्योग, कुटीर उद्योग के व्यक्ति की स्थिति को देखते हैं। उसके बाद उनको समझ में आता है कि जो अंग्रेज बोल रहा है कि मेरा कानून को तुम मानो, ठीक है, तो अंग्रेज का कानून हम कब मानेंगे, जब कानून मेरे अनुसार होगा। एक कानून तो आप अपने अनुसार बना के रखे हैं, मेरा कोई किसान का फायदा यहाँ नहीं हो रहा है, न कोई कुटीर उद्योगपति का कोई फायदा नहीं हो रहा है, सीधे सीधे फायदा हो रहा है अंग्रेज का। तो जब अंग्रेज का फायदा हो रहा है तो हम आपका बात क्यों माने, कानून ही आप गलत बना के रखे हैं, हम तो कानून सही रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। गांधी जी का कथन था कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, आपका कानून गलत बीच रास्ते में आ जा रहा है। तो आप जब बीच रास्ते में आपका गलत कानून आ जा रहा है तो आप अपना गलत कानून को जब तक नहीं खत्म करिएगा, जब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जब गांधी जी भारत में आते हैं उसके बाद में खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। उसके बाद 1920 के दशक में कुछ सिचुएशन उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिकारी का दूसरा फेज शुरू होता है 1920 के सदी में, 1920 ईस्वी के बाद क्रांतिकारी का दूसरा फेज होता है शुरू, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में रॉलेट एक्ट के बाद साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन को किस तरह से भारत से बाहर भेजा जाता है, गो बैक साइमन गो बैक का नारा लगाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो ये सब गांधी के समय का बात है, गांधी जी जब आ चुके हैं भारत में, तो यहाँ देखिएगा आंदोलन करने का तरीका भी अलग हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। उसके बाद में रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी हो जाता है। ये समझिए कि लास्ट किल बोला जाता है कि ब्रिटिश का जो सब का कॉफिन था उसके ऊपर लास्ट किल के रूप में काम किया था रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी। उसके बाद देखिए भारत 1947 का समय आता है, स्वतंत्रता मिल ही जाती है। कि अंग्रेज को समझ में आ जाता है कि ये जो व्यक्ति आया है इसका भी अलग विचारधारा है, और ये अब सीधे बताइए, यहाँ तक तो बात सही था कि उदारवादी तक बात चल जाता था अंग्रेज का, क्योंकि उदारवादी इन्हीं से पढ़े लिखे लोग थे तो इनका बात मान लेते थे। गांधी जी भी इन्हीं से पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन वो बोलते थे कि आपका कानून ही गलत है, कानून आप अपने देश के हिसाब से बनाए हैं, कानून आप मेरे जनता के हिसाब से नहीं बनाए हैं, इसलिए मैं आपका कानून नहीं मानूंगा और मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ। अब जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलेगा एक न एक दिन जरूर सफल होगा। तो वही 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, और उसमें बहुत सारे लोगों का फिर योगदान होता है। उदारवादी लोग को भी समझ में आ जाता है, उग्र राष्ट्रवाद भी सपोर्ट करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। उसके बाद क्रांतिकारी भी इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करते हैं, और गांधी जी ये सब मिल के सपोर्ट करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो यहाँ संगठन बना था, राजनीतिक संगठन, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण उसका भूमिका रहता है भारत को आज़ादी दिलाने में। तो इस तरह से 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। लेकिन 1947 में थोड़ा सा एक दुख भी होता है, क्योंकि भारत जब आज़ाद हो रहा था उसमें भारत सिंगल भारत के रूप में, अखंड भारत के रूप में आज़ाद नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान नाम का एक देश अलग बन रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, तो इसलिए थोड़ा सा दुख ही सही, सांप्रदायिक दंगा होने के कारण पाकिस्तान नाम का देश अलग बना दिया जाता है। कुछ जो राजनीतिक नेता है उनका डिमांड रहता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान, तो वो बना देने के बाद उसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इसके बाद जब इसको पूरा पढ़ लेंगे तो एक एक टॉपिक, जैसे मैं अब इसी को डिवाइड करेंगे हम लोग, यूरोपियन की शक्ति पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो में ये पढ़ेंगे, इस तरह से एक एक वीडियो कर करके पूरा आधुनिक भारत में इतना डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, हमको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।